बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। लेकिन आज जो हमारा फोकस रहेगा, जो हमारी गुफ्तगू का महवर रहेगा, वो है आने वाला बजट। बजट में अब तकरीबन 3 रोज़ ही बाकी रह गए हैं और पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो इंतजार में हैं कि आया ये जो बजट आएगा क्या ये अवाम दोस्त हो सकता है या नहीं, क्या ये अवामी उमंगों का तर्जुमान हो सकता है या नहीं, ये है एक अहम सवाल। इसके साथ साथ हमने देखा कि गुज़िश्ता जो 2-3 साल से जो महंगाई का सिलसिला चला रहा है और उसके साथ साथ बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है और महंगाई में बहसियत मजमूई बदस्तूर इजाफा होता चला जा रहा है, जिसका बराह रास्त अवाम पे असर पड़ता है और अवाम पिसते चले जा रहे हैं। उनका मायार ज़िंदगी दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है। उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, और ये जो बजट आ रहा है ऐसे हालात में कि जब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के जो बैरूनी हालात हैं वो भी इंतहाई दगरगू हैं और हमने देखा कि अंदरूनी तौर पर जिस तरह के हालात चल रहे हैं वो भी जाहिर है कि इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान इस सूरत हाल से निकले कैसे, और पाकिस्तान के साथ जो कमिटमेंट्स की गई थी, जो वादे किए गए थे, क्या वो वादे पूरे हुए, चाहे वो आलमी मालियाती इदारों की सूरत में वादे थे या फिर फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के वादे थे। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। माहिर माशियात हैं जनाब डॉक्टर अशफाक हसन खान। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारी इस गुफ्तगू में हमारे साथ कैलगरी से हमें ज्वाइन करेंगे माहिर माशियात हैं जनाब बुरहान खान साहब। खान साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया बहुत। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अवाम का एक बड़ा जो आम सवाल है कि जो बजट है, ये जो बजट है ये किस तरह से अवामी उमंगों का तर्जुमान हो सकता है, और आया ऐसे हालात हैं कि अवाम की मर्जी या अवाम की मंशा के मुताबिक या अवाम को आसानियां फराहम करने के लिए बजट बनाया जा सके, या हालात इस वक्त बहुत खराब हैं और बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसा सोचना। थैंक यू। आपके सवाल के जवाब तो बिल्कुल प्लेन नफी में है। ना ये अवामी उमंगों का बजट हो सकेगा, ना हमारे पास कैपेसिटी है कि आवाम को कोई रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। इसकी वजह यह है कि पिछले 3-4 सालों में जो हालात रही हैं मुल्क की मईशत की, और जिस तरीके से हमने इसको मैनेज किया है या मिस मैनेज किया है, उसकी वजह से इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं कि इस वक्त बजट बनाना भी एक बहुत दुश्वार काम हो चुका है। चाहे जाए कि आप आवाम को रिलीफ की बात कर रहे हों, क्योंकि रिसोर्सेस हम उस तरीके से जनरेट नहीं कर पाते हैं। अखराजात करने के हम बादशाह हैं। वी लव टू स्पेंड मनी बट वी हेट टू कलेक्ट टैक्सेस। टैक्स कलेक्ट करना जो है उसमें हमारी जान जाती है, खर्च हम बड़े खुशअस्लूबी से करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये जो गैप है आमदन और अखराजात में, वो पिछले 3 सालों से अगर मैं कहूँ तो ये कौमी मजमूई पैदावार का औसतन 6-6.25% पे रहा है। ये बहुत बड़ा नंबर है और इसकी वजह से जितने भी आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में इन्फ्लेशन का भी, महंगाई का भी जिक्र किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी के स्लो डाउन होने का भी जिक्र किया है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, ये सब इसी की वजह से है। जिस हुकूमत ने इस बजट के खसारे को काबू कर लिया वही एक कामयाब हुकूमत होगी। पिछले 3-4 सालों से हमने ये नहीं किया है, इसलिए जो आप देख रहे हैं आज मंजर, ये आज की पैदावार नहीं है। पिछले 3-4 सालों में इसी तरीके से इकॉनमी कभी भी हमारे रडार स्क्रीन पे नहीं रही है। ठीक है, जो भी हुकूमत वक्त रही है इसके रडार स्क्रीन पे नहीं थी। आए दिन कभी देखें, ये चौथा वजीर खजाना है 3-3.5 साल में। जी बिल्कुल। 5वां सेक्रेटरी खजाना है, 5वां CBR के चेयरमैन है, 3 गवर्नर स्टेट बैंक है। तो जब मुल्क की जो इकोनॉमिक टीम है उसमें इस्तेहकाम ना हो तो मईशत में इस्तेहकाम कहाँ से आएगा? ये बड़ा अहम नुक्ता है। बुरहान खान साहब, आप इससे एग्री करेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कभी भी हमारा फोकस या तवज्जो का मरकज नहीं रहा, और जो हमने देखा कि गुज़िश्ता चंद सालों में सेक्रेटरी खजाना तब्दील हुए, चेयरमैन FBR तब्दील हुए, स्टेट बैंक के गवर्नर तब्दील हुए, तसलसल नहीं रहा पॉलिसीज में।
جی میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے بالکل اگری کروں گا کہ ہمارا جو مین فوکس ہے نا وہ اکانومی سے ہٹ کے کہیں اور یعنی کہ فضول کی چیزوں میں بہت رہا ہے اور ہمیشہ اس طرح جاتا رہا ہے اور جا رہا ہے. باز نہیں آ رہے ہم. ہماری ایک خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی آفات آتی رہی ہیں کہ فلڈ آ گیا, ارتھ کویک آ گیا, تو باہر سے ہمیں جو ہے امداد بہت ملتی رہی. تو اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی چلتی رہی ہے. مگر یہ کہ ہم نے ذاتی طور پہ جو ہمارے لیڈران ہیں یا پولیٹیشین ہیں یا جو ڈیسیجن میکرز ہیں, یعنی کہ جن کی جو اوپینین میٹر کرتی ہے, انہوں نے اکانومی کو کبھی فوکل پوائنٹ نہیں بنایا, اس کو امپروو کرنے کی کوشش نہیں کی. ٹیکسیشن ہم کلیکٹ نہیں کرتے, بار بار ہم ٹیکس لگاتے رہتے ہیں, اس میں یعنی کہ ٹیکس لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب دیکھیے کہ جو موجودہ بجٹ آ رہا ہے عوام دوست, میں کہتا ہوں کہ عوام کا بدترین جو دشمن ہے وہ بھی اس سے بجٹ سے بہتر ہوگا. آپ کو پتا ہے 1 کھرب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا اس کے اندر. جیسا ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے پچھلے 3 سالوں میں یا کئی سالوں سے ڈیفیسٹ کو ہم پورا نہیں کرتے, اور جن قوموں نے بجٹ کے ڈیفیسٹ کو پورا کر لیا یا جو بیلنس بجٹ کر دیا وہی کامیاب قومیں ہوتی ہیں. ہم یہاں کینیڈا میں ہیں, ہمارا یعنی کہ اب قوم کی قربانی کی بات تو کرتے ہیں مگر اوپر جو لیڈران ہیں وہ کیا قربانی دے رہے ہیں, وہ کوئی قربانی نہیں دے رہا. اب آپ دیکھیے کہ پاکستان اس مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے کہ جب پاکستان بنا تھا اس سے بھی بدترین صورتحال ہے. تو یہ اب جو 1 کھرب کا آپ کا ڈیفیسٹ ہے, آپ اس کو کیسے پورا کریں گے؟ اس کے لیے آپ جائیں گے IMF پہ یا دوسری جگہ قرضے لینے کے لیے جائیں گے. اس قرضوں کے بعد پھر آپ کو ان کی ڈیٹ سروسنگ ہوگی. یہ بہت ہی بدترین حالات سے گزر رہا ہے پاکستان. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جو قرضہ ہے تقریباً جو مختلف فگر ہیں لیکن کچھ $70 بلین قرضہ تک ہمارا پہنچ گیا ہے. پھر یہ ڈیٹ سروسنگ کے لیے یہ جو ابھی تقریباً 110 کھرب کی بات ہو رہی ہے کہ یہ خسارہ ہوگا, یہ خسارہ پھر کیسے پورا ہوگا؟ اس کے لیے پھر ہم IMF کے پاس جائیں گے, پھر IMF کے پاس تو اب ہم نکل نہیں سکتے. تک میرا اپنا خیال ہے کہ شاید نیکسٹ 20 ایئرز میں اگر ہم نکل جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی. اچھا, تو یہ آپ بھول جائیں کہ IMF سے نکلنے والی بات. دوسری چیز یہ کہ خسارہ, اور یہی چیز IMF کو بھی کنسرن ہے. دبئی کی میٹنگ میں یہی باتیں ہوئی کہ جی اگر 1000 بلین کا اگر آپ کا خسارہ ہے تو آپ پورا کہاں سے کریں گے آپ؟ کیونکہ ان کی اطلاع کے مطابق, IMF کے اطلاع کے مطابق 44-45 بلین روپیہ ہمیں باہر سے مل سکتا ہے اس بجٹ کے خسارے کو فائنانس کرنے کے لیے. تو باقی ہم نے کہاں سے لینا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ڈومیسٹک سورسز سے لیں گے. اتنے بڑے پیمانے پہ اگر ہم نے ڈومیسٹک سورسز سے بورو کی تو یہ سسٹم ہل جائے گا بالکل. کیونکہ کمرشل بینک سے ہی بورو کریں گے نا ہم. تو کمرشل بینک سے کو تو اتنا آئیڈیل سچویشن کبھی انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ جی آپ 14-15% پہ حکومت کو پیسے دو اور آرام سے چین سے آپ جا کے گولف کھیلیں, کلب میں لنچ کریں, کیونکہ ڈیفالٹ تو ہونا نہیں ہے. بالکل. تو گورنمنٹ سارے پیسے لے جائے گی, پرائیویٹ سیکٹر کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, ان کو نہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کراؤڈنگ آؤٹ ایفیکٹ. پرائیویٹ سیکٹر ول بی کراؤڈڈ آؤٹ, وہ پھر انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. آج یہی پچھلے 3-4 سالوں میں یہی کیفیت رہی ہے جس کی وجہ سے آج جو مالی سال ختم ہو رہا ہے, یہ اس میں جو انویسٹمنٹ ریٹ ہے یہ 40 سال میں سب سے کم ریٹ ہے. 40 سال میں جو انویسٹمنٹ کا ریٹ ہے اس میں 40 سال میں یہ کم ترین ریٹ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے, اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, اس پہ آگے بھی گفتگو کرتے ہیں, لیکن وقت وہ چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بجٹ 2011 کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر اشفاق حسن خان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور برہان خان صاحب ہمارے ساتھ کیلگری سے ٹیلی فون لائن پہ ہیں. ڈاکٹر صاحب, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس سے توقعات کیا رکھی جائیں, کیسے بنے گا بجٹ, اور یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, حالات دیکھ رہے ہیں, ہم نے دیکھا کہ وار اگینسٹ ٹیررزم میں انفراسٹرکچر کا بھی بڑا نقصان ہوا, پھر گزشتہ سال ہم نے دیکھا سیلاب بھی آیا جس نے ملک کی معیشت کو بھی تباہ کیا. اب اس ساری صورتحال کے اندر اب کیا ہم یہ ساری چیزیں مینج کر پائیں گے یا نہیں ہو پائے گا؟ یہ دیکھیں بجٹ تو بن جائے گا, کاغذوں پہ تو بن جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ریسورسز ہوں گے,
ये हमारे एक्सपेंडिचर होंगे, ये सूबों को चले जाएंगे, सूबों ने भी अपने बनाए हुए होंगे, तो कागज़ों पे सारी चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन आपने पिछले साल देखा कि ऐसा ही बजट पिछले साल भी बना था, और वो बजट जो पार्लियामेंट में पेश किया गया था उसने नए माली साल की सुबह भी नहीं देखी थी। ठीक है। यानी कि वो बिन खिले मुरझा गया था। तो ये चलता रहेगा, इसलिए कि देखिए कमिटमेंट की बात है ना कि कितना हम रिसोर्स इकट्ठा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं पिछले एक साल से तकरीबन पिछले बजट से लेकर अब तक यही लिख रहा हूँ कि भी हम जैसे तरक्की पजीर मुल्क हैं, आबादी जब बढ़ती है तो हमारे अखराजात भी बढ़ते हैं। तो अखराजात तो बढ़ते रहेंगे, लेकिन साथ साथ हमें उसी हिसाब से रिसोर्सेज भी इकट्ठे करने चाहिए। इस वक्त मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर ये बिल्कुल एक एग्रीमेंट है कि पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो अपने अमीरों पे, अपने जागीरदारों पे, बड़े बड़े जो रिच लोग हैं जो टैक्स नेट से बाहर हैं, इन पर टैक्स किया जाए। यही वजह है कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने हमें पिछले साल पैसे नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने जेनीवा में बहुत क्लियर टर्म में कहा था कि जी अब हमारे टैक्स पेयर हमसे सवाल करते हैं कि आप क्यों पाकिस्तान को पैसा दे रहे हैं जबकि पाकिस्तान खुद अपने अमीरों को टैक्स नहीं करता है, इसलिए नहीं दिया। यही चीज़ मैं बार बार कहता रहता हूं कि भाई ये ज़राअत जो है जिससे अरबों अरब रुपए कमा रहे हैं। आपको एग्जांपल सिर्फ दे दूं कि ये कॉटन जो ग्रो किया गया है अभी इस वक्त, जो फार्मर जिसने ग्रो किया था उसको एक्सपेक्टेशन थी कि हमें 4,000 रुपये पर मन मिलेगा इसकी प्राइस, वो खुश था उसमें, उसको मिला 10,000 से लेकर 13,000 रुपये तक। ठीक, विंडफॉल गेन है, बिल्कुल ठीक। एक पैसा नहीं टैक्स दिया, एडिशनल 300 बिलियन रुपए चला गया उनकी जेब में, एक पैसा नहीं। सब्सिडी की बात हो तो किसको फायदा होता है? बड़े जमींदारों को फायदा होता है। जितनी ज्यादा जमीनें होंगी उतनी ज्यादा फर्टिलाइजर आप खरीदेंगे, जितने ज्यादा फर्टिलाइजर खरीदेंगे उतनी ज्यादा सब्सिडी आपको मिलेगी। सब्सिडी भी लेते हैं, पैसे भी कमाते हैं, टैक्स नहीं देंगे। ये जुल्म है, ये जुल्म है इस मुल्क के साथ में। और ये एरिया है जहां पर हमें काम करना चाहिए। हमें कहा जाएगा कि ये तो जी सूबाई सब्जेक्ट है, ठीक है भाई सूबाई सब्जेक्ट है, ये सूबों में रहे, लेकिन सूबे ये तो कह सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट को कि जी हमारे पास इस वक्त कैपेसिटी नहीं है ज़राअत से टैक्स इकट्ठा करना, तो आप हमारे बिहाफ पे कलेक्ट कर लें, ठीक है, अपने कलेक्शन चार्जेस रख लें, ये रिसोर्सेज हमें दे दें, ठीक है। लेकिन हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट के पास भी इतने गट्स नहीं है कि सूबों को ये बात कहे कि जी आप ये करो। आज तक मैंने अखबार में नहीं देखा कि वजीर खजाना ने सूबाई हुकूमतों को ये कहा है कि जी आप हमें इजाज़त दो कि हम आपके बिहाफ में टैक्स कलेक्ट करके आपको हम दे देते हैं, नहीं कहते हैं। इसके अलावा आप देखें विथ होल्डिंग टैक्स रेजीम है हमारे यहाँ। एक साल से मैं लिख रहा हूं कि जी हम टैक्स देते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाएं, जब बिल आएगा तो आप देखेंगे उसमें लिखा होता है, आप दे देते हैं ना पैसे, टैक्स दे देते हैं। कोई गारंटी है कि जिस शख्स ने आपसे लिया है, जिस होटल वाले ने, उसने जमा भी कराया है, पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया? ये बात सीबीआर का चेयरमैन भी गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है। अरे और ये तकरीबन 250 अरब एक अंदाजे के मुताबिक इसमें इवेजन है। मैं तो अपने आधी रिसोर्सेज इसमें फिट लगा दूं कि जी इस गैप को, ब्रिज को कम करो। तो इसी तरीके से आप देखें हम क्या कर रहे हैं, हमने आसान तरीका ढूंढा हुआ है। पेट्रोलियम सेक्टर है, आपने पेट्रोलियम की भी बातें की थी। जी बिल्कुल। विच इज वेरी हाईली टैक्स सेक्टर। सीबीआर अपने टोटल रेवेन्यू का 27% यहां से इकट्ठा करता है। अब आप बताएं कि एक तो करेंसी के डिप्रिसिएशन की वजह से टैक्स के बेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और उस पे हम रेट के ऊपर रेट, टैक्स के ऊपर टैक्स लेकर पिछले साल 351 अरब रुपया हमने इकट्ठा किया आउट ऑफ 1327 बिलियन, जो तकरीबन 27% है। इस साल भी तकरीबन इतना ही होगा। हमने एक आसान तरीका ढूंढ लिया, बस पेट्रोलियम पर लगाओ, पैसा ही हमने इकट्ठा करना, वहीं से मर जाए गरीब मर जाए। अब तो मिडिल क्लास भी बेचारा तंग आ चुका। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं खान साहब। आप क्या समझते हैं कि रुकावटें कहां कहां पे हैं? जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि बड़े लोगों पे आप टैक्स आयद करें और वहां से आप रेवेन्यू इकट्ठा करें, लेकिन वही लोग रुकावट हैं, आप इससे एग्री करेंगे? और कौन कौन सी रुकावटें हैं? जी ये जावेद भाई, आपके इसी प्रोग्राम में जब डॉक्टर साहब ये बातें कर रहे हैं, मैंने भी बहुत दफा पॉइंट आउट किया है कि टैक्सेशन जो स्मॉल हो रहा है ना, जो छोटा आदमी है वो तो टैक्स दे रहा है, मगर जो बिग फिश है ना, जो बड़े लोग हैं, वो नहीं टैक्सेशन
टैक्स की कलेक्शन नहीं हो रही। और यही वजह है कि ज़राअत में जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इतनी बड़ी विंडफॉल कि आपको 2-3 टाइम्स द प्राइस ऑफ द कॉटन आपको प्राइस आ गई, जो विंडफॉल आ गई है, उसके ऊपर टैक्सेशन लगाना चाहिए। कलेक्शन जो है ना वो बहुत बड़ा मसला है, और वो पूरी दुनिया में जहां पर भी टैक्सेशन सिस्टम चलता है, प्रोविंशियल टैक्सेस जो है फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करके प्रोविंस को वो ट्रांसफर करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, क्योंकि प्रोविंशियल जो हुकूमतें हैं वो ज्यादातर ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं या लैंड लॉर्ड हैं वो दे रहे हैं, और इसमें सब्सिडी लेने के लिए तो हर जगह आगे आगे हैं, मगर अगर टैक्सेशन कोई नहीं दे रहा। स्मॉल परसेंटेज जो इकट्ठी हो रही है, जिसमें इसके नौकर पेशा लोग जैसा कि आप हैं या और दूसरे लोग हैं, या रेस्टोरेंट में जाकर आप टैक्स कलेक्ट देते हैं, मगर उसकी कलेक्शन नहीं हो रही। वो टैक्स इकट्ठा तो हो रहा है मगर वो अपनी पॉकेट में डाल रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक ऐसे मेजर करने चाहिए कि टैक्स कलेक्शन की जाए। हर आदमी ने अपने नाम कोई भी चीज ने, अभी हम रोज पढ़ते रहते हैं कि पार्लियामेंटेरियन जो है उनके अपने नाम पे उन्होंने कुछ ना जायदाद रखी हुई है ना गाड़ी रखी हुई है, तो इसलिए उनका टैक्स कलेक्शन जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे कैनेडियन में एक नेट वर्थ सिस्टम होता है कि हर आदमी की नेटवर्थ जो है ना वो कलेक्ट की जाए, तो टैक्सेशन उन लोगों से लिया जाए। यकीन मानिए पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम बहुत अच्छा और बड़ा कामयाब हो सकता है अगर हम उसे ईमानदारी से पे करें और उसको कलेक्ट करें। इसके लिए जिम्मेदारी थोड़ी सी अवाम की भी बनती है कि हम वॉलंटरीली इसको एक टैक्स कल्चर जो है उसको फरोग दें। और जब तक टैक्स नहीं कलेक्ट करेंगे, कारोबार नहीं होगा, हुकूमत के पास पैसा नहीं आएगा, सड़कें नहीं बनेंगी, अस्पताल नहीं बनेंगे, स्कूल नहीं बनेंगे, तो कब जैसे कि पिछले 20 सालों में ये उसकी ज़बू हाली की तरफ चली जा रहा है मुल्क, और इसी तरह चलता रहेगा। और उसका आपने नुकसान देखा कि बांग्लादेश जो कि 1971 के अनफॉर्चुनेटली हमारे से अलहदा हो गए थे, आज से 15 साल पहले उनका टका हमारे रुपए से बहुत नीचे था, आज उनका टका ऊंचा है और हमारा नीचा है, क्योंकि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है मोस्टली वहां पे शिफ्ट हो गई है कि हम अपने इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उसको कंप्लीट हम उसको फुलफिल नहीं कर सके। खान साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हुआ चाहता है यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। प्रोग्राम न्यूज वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बजट 2011 के हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। डॉक्टर अशफाक हसन खान और बुरहान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहम नुक्ता डॉक्टर साहब अब यह है, अवाम को तो हल चाहिए, हल कैसे हो, क्योंकि हमें और आपको तो पाकिस्तान में रहना है। मसला यह है कि ये क्यों हमारी तवज्जो का मरकज नहीं है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ये क्यों हमारी तवज्जो का मरकज नहीं है। ये $70 बिलियन का नुकसान हो चुका, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में 34,000 लोग शहीद हो गए, ये कौन बात करेगा इस मुल्क के लिए? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। बिल्कुल गट्स होना चाहिए ये बोलने के लिए, फैक्ट्स होने चाहिए आपके पास बोलने के लिए किसी को इंटरनेशनल फोरम पे। ये जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, ये 70 बिलियन या 68 बिलियन, जी बिल्कुल, ये मेरा आखिरी असाइनमेंट था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, जो मैं कर आया था। $34 बिलियन का नुकसान 2007-2008 तक करके ये मैंने डॉक्यूमेंट और दिया था। और मैंने उस वक्त के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट किया था कि सर ये मैंने बनाया है, ये जाके इंटरनेशनल फोरम पे इस पर आवाज़ तो उठाएं आप। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन में इस चीज़ को उठाया और ये अखबारात में जब छपे तो उसके बाद मैंने इसको फिर पॉपुलराइज किया। और यहाँ तक कि दिल्ली में बैठा हुआ इकोनॉमिस्ट जो मैगज़ीन है उसके रिपोर्टर ने मुझसे रब्ता किया कि जी ये डॉक्यूमेंट सुना आपने बनाया है तो आप मुझे दे सकते हैं। मैंने कहा जी ये बिल्कुल, मैंने उसको भेजा, उसने अपने इकोनॉमिस्ट में इसको भी छापा। जितना मैं कोशिश कर सकता था कि इसको बताऊं कि जी पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है, मेरे आने के बाद ख़त्म हो गया ये। अब एक रूटीन के हिसाब से हम उसको अपडेट करते रहते हैं और 43 पे पहुंचाया, 53 पे पहुंचाया, 68 पे पहुंचाया, अब हम करते रहेंगे ये काम। लेकिन ये नंबरों से नहीं होता है। इंटरनेशनल फोरम पे हमें जाके ये बताने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को ने कितना इस पे कॉस्ट आ रहा है। एग्जाम्पल देखें कि अगर 250-300 स्कूल जो हैं अगर सरहद में खैबर पख्तूनख्वा में या स्वात के इलाके में जो अब तक जो तबाह हुए हैं, आज की अगर हमें 250-300 स्कूल बनाने पड़े तो अरबों अरब रुपए लगेंगे।
जो बिल्डिंग धमाके से उड़ा दी जाती हैं, आज उस बिल्डिंग को 3, 4, 5 मंजिला इमारत को आप कंस्ट्रक्ट करें, करोड़ों रुपए खर्च होंगे आज। तो ये चीज़ें हमें बात बतानी है जाके कि कितना टूरिज्म का नुकसान हो रहा है, कितना हमारे एक्सपोर्ट में नुकसान हो रहा है, हमारा प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम नहीं चल रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट गिर रहे हैं। ये सब इसी की वजह से है कि दुनिया को ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान हैज बिकम ए वेरी डेंजरस कंट्री। ये बताते क्यों नहीं है हम डॉक्टर साहब? क्यों छाता बरदार हैं? नहीं, मेड इन पाकिस्तान नहीं है, मसला क्या है? नहीं, एक तो ये है कि इनको नॉलेज नहीं है, ठीक है, इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और दूसरी चीज है कि गट्स नहीं है इनको बोलने का इंटरनेशनल फोरम पे। ये जाते हैं सैर तफरी के लिए, कोई इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान के लिए बात नहीं करता है। देखिए, मैं जिस वक्त तक मैं था, हर साल वाशिंगटन में एटलीस्ट 2 मरतबा ये JP मॉर्गन एक इंटरनेशनल बैंक है, ये एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करती थी, और एक रूटीन के मुताबिक वो हमें 1 घंटे का प्लेटफॉर्म देती थी कि आप आए यहाँ पाकिस्तान 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 करें, और हम करते थे। आज हमारे अंदर किसी के अंदर गट्स नहीं है, न मिनिस्टर के अंदर गट्स है, न किसी और के अंदर गट्स है कि जाए इंटरनेशनल फोरम पे उन लोगों के सवालों के जवाब दें। तो ये असल में देखें ना, जो लोग इस वक्त इकोनॉमिक टीम में है, उसका क्या इंटरेस्ट है यहाँ से? ना उनकी फैमिली है यहाँ पर, ना उनके बच्चे हैं यहाँ पर, ना उनका घर है यहाँ पर, क्या है? वो तो एक मेहमान बनकर इधर आए हुए हैं। ठीक, हमने मईशत उनके हवाले कर दिया है। तो जब उनका कोई स्टेक ही नहीं है इस मुल्क पे, तो किसके लिए वो क्या शोर मचाएंगे इंटरनेशनल? उनकी बीवी बच्चे, कोई अलेक्जेंड्रिया में रह रहा है, कोई मैरीलैंड में रह रहे हैं, मतलब वो बैग उठा के बस चले जाएंगे वापस। एग्जैक्टली। तो इस किस्म से फिर ऐसे ही रिजल्ट आएगा जो अभी हम देख रहे हैं। ठीक है खान साहब, आप भी बाहर रहते हैं और आप पाकिस्तान के बहुत बड़े लॉबियस्ट हैं वहां पे, और पाकिस्तान के मफाद और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लिए आप बात करते हैं। आपके ख्याल में डॉक्टर साहब ने जिस तरह से कहा है कि मेड इन पाकिस्तान होना बड़ा जरूरी है, ताकि हर फोरम पे जाके पाकिस्तान के लिए बात की जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात की जाए कि हमने पूरी दुनिया का जो ढाल हम बने हुए हैं इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, उसमें जो मामलात हैं उसमें हम ढाल बने हुए हैं और हमारा नुकसान हुआ है, कोई तो जाए उनको बताए। जी, मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं कि यहाँ पर जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि गट्स होने की बात है। मैं पिछले 20 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे रहते हुए कि जो लीडरान आए हैं ना, अनफॉर्चुनेटली उनमें गट्स नहीं है। आप वहां पर देखें कि पाकिस्तान में जब हम देखते हैं, यहाँ पे आपके टीवी चैनल पे उनकी सूरत हाल डिफरेंट होती है, मगर जब यहाँ पर आकर हम मुलाकात इनकी सेट कराते हैं कि यहाँ पर आकर पाकिस्तान के बारे में बताइए कि हमारी कितनी बुरी हालत है, हम कितनी कसम पुरसी में रह रहे हैं। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में जितनी कुर्बानी पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में दी है, किसी मुल्क ने नहीं दी, अमेरिका ने इटसेल्फ नहीं दी। हमने गरीब मुल्क होकर 70-72 बिलियन डॉलर अपना खर्च कर दिया, अपने जवान मरवाए वहां पर, और उसके बाद कोई भी बात करने वाला नहीं। यकीन माने डॉक्टर साहब कि ये लोग जब यहाँ पर आते हैं, पॉलिटिशियन यहाँ पर, इनकी हालत देखिए ऐसे कि जैसे कोई गुलाम बैठा हुआ था। उसकी वजह ये है कि इनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, इनके पैसे इनके बैंकों में जमा मौजूद हैं, और इन्होंने एक दिन यहाँ पर आना होता है। अब ये सूरत हाल देखिए, मैं हिलरी क्लिंटन को सलाम करता हूं कि उसने आकर हमारे मुंह पे तमाचा मारा है कि आप इन लोगों से टैक्स कलेक्ट कीजिए, ये टैक्स वेयर है। आपका फ्लड आया, आपको किसी ने पैसा, एक टेडी पैसा नहीं आपके हवाले किया, दूसरे मुल्कों के एम्बेसडर खुद जाकर वहां पर लेकर। क्या वजह है कि वो ये जानते हैं कि ये करप्ट लोग हैं, इनके यहाँ पर पैसे मौजूद हैं, तो उसकी वजह से ये मेड इन पाकिस्तान। आप उस आदमी को कैसे तस्वर कर सकते हैं? मैं यहाँ पर आया हूं, मैंने यहाँ पर आकर पढ़ा है यूनिवर्सिटी के अंदर, मगर शाम को झाड़ू लगाकर किया है, पिज्जा डिलीवर कर गया। यहाँ पर ऐसे लोग मैंने इंग्लैंड में देखे, मैंने इंग्लैंड से भी पढ़ा कि वहां पर लोग अपने नौकर लेकर पाकिस्तान से आते हैं और वहां पर रहते हैं। पाकिस्तान के लिए कोई सिंपैथी नहीं है, पाकिस्तान के सिर्फ उनको ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट है कि मैं वहां का पाकिस्तान का मिनिस्टर फला हूं, मैं फला मिनिस्टर का बेटा हूं, या मैं दामाद हूं। कोई नहीं, इनके सबके बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे पड़े हैं, जो कि हमारा खून से हमने कमाए हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तानी एक $5 लेकर यहाँ पर आता है और उसके बाद वो मिलियनर बन जाता है, दिन रात मेहनत करके। डॉक्टर साहब, वन लास्ट कमेंट आपका भी, वन लास्ट कमेंट कि क्या किया जाए, कैसे निजाम को बहाल किया जाए? देखिए, मैं पहली बात ये कि आई हैव नो फेथ ऑन दिस इकोनॉमिक लीडरशिप पे कि वो ये कोई डिलीवर कर सकेगी। अब ये क्योंकि ये ज़्यादातर इसमें जो लोग हैं ये अपने रेज्यूमे इम्प्रूव करने के लिए आए हैं। आई एम वेरी ब्लंट, ठीक है, मैं बिल्कुल ब्लंट होकर बातें कर रहा हूँ। ये रेज्यूमे इम्प्रूव करने के लिए आए हैं।
इसको आगे उन्होंने आके कैश कर लेना है, ठीक है ना। तो इनसे आप एक्सपेक्ट ना करें कि ये कुछ मिरेकल कर देंगे या कुछ बेहतरी ले आएंगे। यहाँ पर हमें चंद चीज़ें करनी चाहिए, उसके लिए गट्स होना चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इसमें रोल प्ले करना चाहिए। सबसे पहले अगर एक्सपेंडिचर की तरफ दूं, 300 अरब से ज़्यादा रुपए हम इस रॉटन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे हम खर्च कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अगर जल्दी जल्दी बता दे तो। रेलवे है, पीआईए है, स्टील मिल में हम दे रहे हैं 300 अरब। 1 रुपए में भी अगर कोई खरीदना चाहे इसको दे दें, ताकि मैं 300 अरब बचाकर अपने मुल्क के गरीब आवाम पे खर्च करूंगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि टैक्सेशन साइड से ये एग्रीकल्चरल इनकम को लाया जाए टैक्स नेट में। ठीक है। ये RGST जो हम लाना चाह रहे थे, इसी से टैक्स का बेस बढ़ता, उसको हम ठीक से प्रेजेंट नहीं कर सके अवाम के सामने, लिहाजा अब ये नहीं आएगा, और अब नहीं आया तो ये कभी नहीं आएगा। और ये भी इसी लीडर इकोनॉमिक टीम के जिम्मे में जाएगी कि इसने इतनी नाअहली का सबूत दिया था कि ये टैक्स अब हमेशा के लिए इस मुल्क से खत्म हो गया है। इसके अलावा सूबों को भी अपने अंदर माली डिसिप्लिन कायम करनी चाहिए। हमने NFC अवार्ड के तहत बिलियंस ऑफ रुपीस उनको दे दिए हैं, जहां ना डिसिप्लिन है और ना कैपेसिटी टू इन्वेस्ट है, स्पेंड है मनी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो फिस्कल सिचुएशन है, जो मदर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है बजट डेफिसिट, ये काबू नहीं आता। और जब तक ये काबू नहीं आएगा, हम इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी गिरता रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी, बेरोजगारी में इजाफा होगा, गुर्बत में इजाफा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बुरहान खान साहब आपका भी कि आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। वक्त वो चाहता है हमारे इस प्रोग्राम न्यूज वॉच में एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। अमरीकी ड्रोन हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर रद्द अमल में शिद्दत आती चली जा रही है। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 धरने किए ड्रोन हमलों के खिलाफ। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कबायली अवाम का भी शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। अगर हम मई के महीने का जायजा लें तो इसमें अब तक 7 हमले हो चुके हैं। 6 मई को पहला हमला हुआ जनूबी वज़ीरिस्तान में, इसमें 17 हलाकतें हुई। इसके साथ साथ दूसरा हमला 10 मई को हुआ अंगूर अड्डा में, वहां पर 5 हलाकतें हुई। 12 मई को जनूबी वज़ीरिस्तान में एक और ड्रोन हमला हुआ, 8 हलाकतें हुई। 13 मई को जनूबी वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमला हुआ, 7 हलाकतें हुई। 16 मई को जनूबी वज़ीरिस्तान में ही ड्रोन हमला हुआ, 12 हलाकतें हुई। एक बार फिर जनूबी वज़ीरिस्तान को 20 मई को निशाना बनाया गया, 6 हलाकतें हुई। और 23 मई को एक बार फिर जनूबी वज़ीरिस्तान को निशाना बनाया गया, ड्रोन हमला हुआ और 7 इसमें हलाकतें हुई हैं। कबायली यानी शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के अवाम इस हवाले से क्या सोचते हैं और उनका क्या रद्द अमल है, इसी पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने स्टूडियोज में दावत दी है मुस्लिम लीग काफ के सीनियर नायब सदर हैं मरकजी, और इनका अपना ताल्लुक भी वज़ीरिस्तान से है, शकई से है, जनाब अजमल वजीर। बहुत बहुत शुक्रिया अजमल वजीर, आपने हमें ज्वाइन किया। अजमल, आप अभी अभी वज़ीरिस्तान से होकर आए हैं, शकई से भी आप होकर आए हैं, जो आपका अपना आबाई इलाका भी है। अमरीकी ड्रोन के बारूद में जो कबायली अवाम जिस तरह से जल रहे हैं, जिस तरह से इसका शिकार हो रहे हैं, उनमें क्या रद्द अमल है, क्या रिएक्शन है वहां का? देखिए, बात ये है जावेद साहब कि ये जो मसला अब इतना गंभीर हो गया ये ड्रोन हमले के हवाले से कि अब तो सूरत हाल ये है कि अभी आपने जो जिक्र किया कि इतने ड्रोन हमले हुए, ये जितने भी लोग हैं ये सारे बेगुनाह लोग इसमें मारे जाते हैं। कोई भी इसमें मिलिटेंट और ये सिर्फ जो है ना ये बातें करने की होती है कि जी इसमें मिलिटेंट मार रहे हैं, वहाँ के बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है और बड़ा बेदर्दी से मारा जा रहा है और जुल्म की इंतहा हो रही है। अब इसमें कोई इस पर आप देखें करारदाद इधर कौमी असेंबली में और सेनेट के जो अभी मुश्तरका इजलास था उसमें पास हुआ और उस पर अभी तक टस से मस नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उधर से अमेरिका आकर वो जो अभी आए हुए थे अमेरिका के हिलरी क्लिंटन साहबा, उसने और कहा कि डू मोर, और मजीद वो मांग रहे, बल्कि वो उनको तो शर्म करनी चाहिए कि इतने बेगुनाह लोगों को आप दिन आए रोज मार रहे हैं और उसके ऊपर आप मजीद कह रहे हैं कि डू मोर, और ऊपर से आप ड्रोन हमलों के भी हमले कर रहे हैं और ऊपर से आप यहां पे भी कह रहे हैं कि आप भी मजीद जो है ना वहां पे कार्रवाई करें। और ये कब से हो रहा है? ये इंतहा हो चुकी है। पिछले 10 साल से ये वजीरिस्तान और हमारे लोग मरे जा रहे हैं और कई जमीनी ऑपरेशनें भी हो रही हैं और वहां से ड्रोन हमले भी किए जा रहे हैं।
اور جہاں تک ملیٹنٹ کی بات ہے کہہ رہے کہ ملیٹنٹ ہے, ابھی تک تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنے ملیٹنٹ مارے گئے اور کتنے بے گناہ لوگ مارے گئے. وہاں جو اب آپ گئے تھے وہاں پہ کیا آپ نے رد عمل دیکھا لوگوں کا؟ دیکھیں وہاں پہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ عجیب قسم کے کشمکش میں ہیں. یہاں پہ ان کو اس طرف تو سیٹل کے میں جب وہ آ جاتے ہیں, جب وہ سیٹل میں آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ وہاں پہ رہتے ہیں, تو جب یہاں پہ آتے تو ان کو تو پہلے یہاں کی ہماری پولیس پکڑ لیتی ہے ہر بندے کو طالبان سمجھ کر. وہ پھر 2 3 4 5 دن تانے حوالات کے چکر لگا کر پھر اس کے بعد جب وہ واپس جاتے ہیں تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا یہ تو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. بات یہ ہے کہ جاوید صاحب حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ ہمارا جو نیا نسل ہے, نوجوان جو ہمارے ہیں, یہ بجائے کہ لکھ پڑ جاتے اس کو ایسے دلدل میں پنسایا جا رہا ہے جس میں نکلنے کا کوئی نام ہی نہیں ہے اور نہ بند ہونے کا کوئی نام ہے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز کا ایک حد ہوتی ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے. افغان طالبان کے ساتھ وہاں پہ افغانستان میں تو امریکہ انڈر کارپیٹ, اور ابھی تو آپ سامنے باتیں بھی آ گئی, میڈیا نے رپورٹ کی ہے کہ وہاں پہ تو گفت و شنید بھی ہو رہی ہے اور وہاں ان کے ساتھ بات چیت بھی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہاں پہ وزیرستان ہو یا فاٹا ہو, ہمیں کب سے اس پروسیس میں وہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے. لیکن اجمل اس میں اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں, اگرچہ کہ اب تردید بھی ہے اس کی تقریباً آ چکی ہے, شمالی وزیرستان میں آپریشن کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جاوید صاحب بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوگی اگر نارتھ وزیرستان میں آپریشن کی وہ کی گئی. یہ آج میں نے بھی یہ خبر پڑھی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان آپریشن سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن کیا تو وہاں پہ صرف ایک علاقے میں تو آپریشن نہیں تھا, روڈیں بند ہو جاتی ہیں وہاں پہ سارا نظام کیونکہ ہمارے روڈیں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے, تو وہاں پہ زندگی کا جو ایک تصور ہے وہ بھی ابھی ختم ہو چکا ہے. ہر طرف مایوسی پھیلی ہوئی ہے اور یہ مایوسی کا یہ جو اندھیری رات ہے یہ کب ختم ہوگی؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ غیر ملکی ہیں وہاں پہ تو وہ اسی وجہ سے وہ آپریشن کر رہے ہیں کہ وہاں پہ غیر ملکی ہیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہر معاشرے میں ہر جگہ پہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اس سے میں انکار نہیں کرتا ہوں کہ نہیں ہوں گے, بٹ اس کا یہ حل تو نہیں ہے کہ آپ اس کو سب وزیرستان کو 1% یا آدھے % کے پیچھے آپ نے پورے وزیرستان کو جو ہے نا آگ کے بٹی پہ بٹھایا ہوا ہے اور پچھلے 10 سال سے بٹھایا ہوا ہے. وہ جو اسپیسیفک لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اوور آل آپریشن جب ہوتے ہیں یا جو ڈرون حملے ہوتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں یہ تو خود اب ان کی اپنی میڈیا کہہ رہی ہے, امریکن میڈیا کہہ رہی ہے, ساری دنیا چیخ رہی ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں کتنے بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں ڈرون حملوں میں. تو اس میں میں جاوید صاحب یہ کہتا ہوں کہ یہ امریکہ تو ویسے بھی ہم سے راضی نہیں ہوتا اور ان کے جو امداد دیتے ہیں وہ بھی پاکستان کے غریب عوام پہ خرچ نہیں ہو رہے, جن کے جیبوں میں جا رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے انہی اکاؤنٹوں میں واپس وہ چلے جاتے ہیں. تو بجائے ہم رکی سکی بھی ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہمیں کون سا کیا اس امداد سے کیا فائدہ مل رہا ہے, پاکستان کے 18 کروڑ عوام کو کیا مل رہا ہے. تو جب وہ ہمیں نہیں مل رہا تو ہمیں ایسے امداد بھی نہیں لینی چاہیے اور اب سٹینڈ لینا چاہیے. اور اس ساری صورتحال کے باوجود جو قبائلی عوام ہیں وہ محب وطن پاکستانی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیں جب بلوچستان میں آپ کچھ کرتے ہیں تو وہاں کے لوگ وہ ہمارے بھائی ہیں لیکن وہ ان کا کیا ریزسٹنس ہوتا ہے, وہ دوسری بات پہ کہ پاکستان کے خلاف نعرے شروع کر دیتے ہیں, جھنڈے جلانا شروع کر دیتے ہیں. آج تک مجھے بتا دیں کہ وزیرستان کے کسی قبائلی رہنما نے آج تک یہ کام کیا, کبھی یہ زبان استعمال کیا؟ ہم کل بھی محب وطن تھے, ہم نے کل بھی پاکستان کو بچایا تھا اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی پاکستان کو بچائیں گے. لیکن ہم پاکستان کے سب یہ جو حکومتیں ان کو بھی کہتے ہیں, سب کو وارن کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ ان جو محب وطن قبائلی ہے جس نے اتنی بڑی پٹی کو آپ کے لیے سیف بنایا ہوا ہے, ان کو مزید آزمائش سے نکالے اور ان کو قربانی کا بکرا نہ بنائے. ان کی وجہ سے آپ لوگ ڈالر نہ لیں, مہربانی کر کے آپ جو ہے نا یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اجمل وزیر کا کہنا تھا کہ قبائلی عوام ہمیشہ سے محب وطن پاکستانی ہیں, وہ کل بھی تھے اور آئندہ بھی رہیں گے اور انہوں نے ثابت کیا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ کو کوئی فیڈ بیک دینا ہے تو ہمیں لکھیے, ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.